हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक की, जिन्होंने कि आज यानी कि 22 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। बैंक के नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं और इन्होंने एनालिस्ट्स की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। जो बैंक का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले में 77% बढ़ के 266 करोड़ रहा है। तो इसके नंबर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको यस बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यस बैंक के कंपनी ओवरव्यू के बारे में, तो ये अभी भी भारत का सेवंथ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है अगर टोटल असेट्स के हिसाब से देखा जाए। बैंक को 2021 फाइनेंशियल ईयर में रीबिल्ड किया गया था और इनका जो फोकस है अब ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे शिफ्ट हो चुका है। अगर इनकी फिजिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो इनकी 1094 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया और डिजिटल प्रेजेंस इनकी जबरदस्त है। इनका अगर यूपीआई मार्केट शेयर की बात की जाए तो वो 42% है। आधार एनेबल्ड की बात की जाए तो वो 18% के आसपास है। इसके अलावा अगर टोटल असेट्स की बात की जाए तो 3,04,000 करोड़ से ज्यादा की टोटल असेट्स हैं। 1,76,000 करोड़ से ज्यादा के इन्होंने लोन्स दे रखे हैं। 1,84,000 करोड़ से ज्यादा के इनके डिपॉजिट्स हैं। और अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो की बात की जाए तो ये 95.6% है, यानी कि जितने इनके पास डिपॉजिट है उनका 95.6% इन्होंने लोन दे रखा है। नॉर्मली इसको 80 से 90 के बीच में अच्छा माना जाता है। और अगर कासा रेशो यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जितने इनके टोटल डिपॉजिट में से हैं वो 30.4% है। बुक वैल्यू पर शेयर इनकी 13 रुपए 50 पैसे है। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का 266 करोड़ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 17.7%। और जो इनके लोन का मिक्स है रिटेल और कॉर्पोरेट के बीच में वो भी काफी अच्छा हुआ है, 57% टू 43%। इनके टोटल जो एटीएम्स वगैरह हैं वो 1221 है और लिक्विडिटी कवरेज रेशो 123.8% की है। और अब अगर बात की जाए कि 2022 की गाइडेंस के हिसाब से ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे, तो सबसे पहले अगर कासा रेशो यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो की बात की जाए तो बैंक का टारगेट था कि ये 30% से ज्यादा होनी चाहिए और ये ऑलरेडी 30.4% पे पहुंच चुके हैं, यानी कि ये अचीव कर चुके हैं। और अगर रिटेल और जो इनके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन है वर्सेस कॉर्पोरेट मिक्स, ये चाहते थे कि ये 60 to 40% हो, जो कि 57 to 43% हो चुका है। तो ये ऑन ट्रैक चल रहा है। इसके अलावा अगर लोन की इनकी ग्रोथ की बात की जाए तो वो 4% है, जबकि इनका टारगेट 15% से ज्यादा का है। तो यहाँ पे इन्होंने हालांकि मोमेंटम गेन किया है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अगर कॉर्पोरेट और मीडियम एंटरप्राइजेस लोन की बात की जाए तो ये चाहते थे कि ये 10% के आसपास से ग्रो हो। इसमें से मीडियम एंटरप्राइजेस इनके 40% से ग्रो हुए हैं। वहीं कॉर्पोरेट लोन्स को कम किया गया है 15% के आसपास। और अगर एसएमई और रिटेल लोन्स की बात की जाए तो यहाँ पे 20% की ग्रोथ चाहते थे और इसमें से रिटेल 26% बढ़े हैं और एसएमई 12%। तो बोला जा सकता है कि ये ऑन ट्रैक हैं। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो की बात की जाए तो ये 100% से कम चाहते थे और ये अब 95.6% है, तो यहाँ पे भी इन्होंने अचीव कर लिया है। इसके अलावा रिकवरीज की बात की जाए तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का बैंक रिकवर करना चाहते थे, जितने भी इनके बेड डेट्स हैं उसमें से ये इन्होंने इस क्वार्टर में 610 करोड़ रिकवर किया है। इसके अलावा 573 करोड़ कोविड और जो एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग है उसके लिए भी रिकवर किया गया है। और ओवरऑल ये अभी तक अगर इस कोविड वाली रिस्ट्रक्चरिंग को हटा दिया जाए तो 4,320 करोड़ रिकवर कर चुके हैं 5,000 करोड़ के टारगेट के अगेंस्ट। तो ऑन ट्रैक चल रहे हैं यहाँ पे। और रिटर्न ऑन असेट्स देखी जाए तो कंपनी चाहती थी कि 1 to 1.5% रहे, जो कि अब 0.4% हो गई है, तो ये भी ऑन ट्रैक चल रही है। और अब अगर बात की जाए इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है वो 266 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको 151 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और सितंबर क्वार्टर में 225 करोड़ का। तो अगर हम कंपैरिजन के लिए देखें तो पिछले साल के मुकाबले इनका प्रॉफिट 77% बढ़ा है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 18%। और इसमें जो मेन रीजन रहा है वो रहा है प्रोविजंस, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,089 करोड़ के प्रोविजन किए थे बैंक ने,
जो कि अब घट के 375 करोड़ के हुए हैं, यानी कि 82% इनके पिछले साल के मुकाबले प्रोविजन कम हुए हैं, और जिसके चलते इनका जो प्रॉफिट है काफी अच्छा रहा है। और अगर हम कंपैरिजन के लिए देखें, तो जो ब्लूमबर्ग है उन्होंने एक सर्वे कराया था, उनके हिसाब से इनका प्रॉफिट 128 करोड़ तक के होने की उम्मीद थी, यानी कि वहां से इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की बात की जाए तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इनको 218 करोड़ का लॉस होगा इस क्वार्टर में, तो वहां से इन्होंने 266 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस रही है एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से अगर कंपेयर करें तो। हालांकि इसमें से इन्होंने एक यस एसेट मैनेजमेंट और यस ट्रस्टीज लिमिटेड, जो कि इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज थी, उनको सीपीएल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचा था, जिसकी वजह से इनको वन टाइम गेन हुआ था 14 करोड़ 94 लाख का। लेकिन अगर उसको भी एडजस्ट कर दिया जाए तब भी इनके नंबर्स बहुत ही अमेजिंग रहे हैं। इसके अलावा अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले वो 31% घटी है, लेकिन पिछले साल इन्होंने जो एनपीए है वो, आरबीआई का मोरेटोरियम लगा हुआ था तो एनपीए को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, उस वजह से पिछले साल के नंबर से कंपेयर करना स्पेसिफिकली जो इनकम है उसको ठीक नहीं होगा। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से 17% बढ़ी है। नॉन इंटरेस्ट इनकम इनकी डेफिनेटली 6% कम हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे लगते हैं। और अगर इनकी यील्ड ऑन एडवांसेस देखी जाए तो वो लगातार पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो 8 से 8.1% हुई है, यानी कि अपने लोन्स पे ये लगभग 8.1% का इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं। वहीं अगर इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स देखी जाए तो वो लगातार कम हो रही है, पिछले क्वार्टर में 5.4% थी जो कि घट के 5.1% रह गई है। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी बैंक की कम हुई है 4.9%। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हुआ है 2.4%, और जो कॉस्ट टू इनकम है वो 70.7% हो गई है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी बढ़ी है। बट ओवरऑल अगर समराइज किया जाए तो नंबर्स काफी अच्छे हैं, और जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उससे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और अब अगर हम बैंक के एडवांसेस यानी कि लोन्स और डिपॉजिट्स को देखें, तो करंट अकाउंट डिपॉजिट बैंक के पिछले साल के मुकाबले 55% बढ़े हैं, सेविंग बैंक डिपॉजिट 42% बढ़े हैं। बैंक पे काफी विश्वास कम हो चुका था कस्टमर्स का जब 2020 में इनके यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसके बाद से ये ग्रोथ काफी अच्छी मानी जा सकती है। इनकी जो कासा है वो 40, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों को मिला दिया जाए तो 47% बढ़े हैं। और अगर उसमें रिटेल टर्म डिपॉजिट को भी ऐड कर दिया जाए तो इनकी जो कासा रेशो प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट की रेशो आती है वो 61.3% रही है, तो जो कि काफी अच्छी कही जा सकती है। इसके अलावा 269,000 कासा अकाउंट्स ओपन किए गए हैं थर्ड क्वार्टर में। और अगर लोन्स की बात की जाए तो आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट लोन इनके 46% थे, जहां से कम होके 42.6% हो गए हैं, क्योंकि ये रिस्की लोन्स होते हैं, बड़े वॉल्यूम वाले लोन होते हैं, तो बैंक कोशिश कर रहा है कि अपना जो फोकस है वो रिटेल और जो स्मॉल लोन्स होते हैं उसमें किया जाए, तो ये जहाँ पे वो करना चाहते हैं वहीं पे मूव कर रहा है। इसके अलावा मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन थोड़े से बड़े हैं, एसएमई लोन्स थोड़े से बड़े हैं, और रिटेल लोन्स काफी अच्छे से बड़े हैं, 31.7% से बढ़ के 33.7% हो गए हैं। और अगर रिटेल लोन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ये सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स देते हैं 19%, उसके बाद इनका 16% ऑटो लोन्स का पोर्टफोलियो है, 15% पर्सनल लोन और 14% कमर्शियल व्हीकल लोन्स। इसके अलावा 12% होम लोन्स और कुछ अन्य लोन्स हैं जो कि कम क्वांटिटी में दिए जाते हैं। और अब अगर असेट क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे भी बैंक ने अच्छा किया है। ग्रॉस एनपीए जो कि पिछले क्वार्टर में 14.97% थे, वहां से घट के 14.65% हो गए हैं। नेट एनपीए भी पिछले क्वार्टर से कम होके 5.29% रह गए हैं। जो बैंक की प्रोविजन कवरेज रेशो है वो अभी 70% से अच्छा, ज्यादा हो तो अच्छा माना जाती है, तो इनकी 79.3% है। इसके अलावा अगर इनके वो देखे जाएं स्लिपेजेस, जो नए इनके स्लिपेजेस हुए हैं इस क्वार्टर में वो 978 करोड़ के हुए हैं। इसमें से कॉर्पोरेट स्लिपेजेस 435 करोड़ और रिटेल स्लिपेजेस 388 करोड़ थे, लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो वहां पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस लगी है। पिछले क्वार्टर में इनको 750 करोड़ के कॉर्पोरेट स्लिपेजेस थे और 888 करोड़ के रिटेल स्लिपेजेस थे। इसके अलावा अगर कैश रिकवरी की बात की जाए तो इनको 610 करोड़ की कैश रिकवरी हुई है, जिसमें कि इनकी नॉन परफॉर्मिंग असेट की रिकवरी भी इंक्लूडेड है। और इसमें से प्रिंसिपल रिकवरी 364 करोड़ की, इंटरेस्ट रिकवरी 72 करोड़ की, और रिटर्न ऑफ अकाउंट से 174 करोड़ की इनको रिकवरी हुई है।
और अब अगर बैंक की शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो 38.3% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, जिसमें कि आप बड़े प्लेयर आप देख सकते हैं, जैसे कि एसबीआई के पास 30%, उसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड के पास 4%, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के पास भी अच्छा खासा शेयर है इनका। इसके अलावा इंडिविजुअल्स के पास 35.2%, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास 8.1%, बॉडी कॉर्पोरेट के पास 7.7%, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 6.3% और 4.4% अदर्स के पास है। जो इनके मेन शेयर होल्डर हैं वो एसबीआई है 30%, उसके अलावा एलआईसी अपनी वेरियस स्कीम्स के थ्रू इन्होंने 5% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और कुछ बड़े बैंक जो भारत के हैं, इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में ब्लैक रॉक और कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी की शेयर होल्डिंग बैंक में है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें यस बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 93% की नेगेटिव रिटर्न दी है 3 साल में, और ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। सबको पता है कि यस बैंक ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया था इनके इन्वेस्टर्स को। पिछले 1 साल में भी इनकी 20% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न रही है, और पिछले एक वीक में भी, रिजल्ट से पहले भी, इनका शेयर 2% के आसपास गिरा है। तो ओवरऑल इन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया है पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। लेकिन अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका 11.58 का एवरेज टारगेट प्राइस बताते हैं, हायर साइड पे 16.41 और लोअर साइड पे 5.79। जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 13 रुपए 75 पैसे पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से ज्यादा पे अवेलेबल है। तो प्राइसिंग ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है, लेकिन रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं, तो हो सकता है कि मंडे को दो ग्लोबल क्यूज काफी खराब है तो बोलना मुश्किल है, बट हो सकता है कि ये शेयर काफी अच्छे से भागे मंडे को। और इसके अगर फंडामेंटल्स को देखा जाए तो 34,450 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि इसको एक मिड कैप बैंक बताता है। इसके अलावा इनका वैल्यूएशन, क्योंकि लॉस मेकिंग था तो वैल्यूएशन अभी कंपैरेबल नहीं है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है। बट कैपिटल एडिक्वेसी रेशो स्ट्रांग है, और बैंक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो बैंक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अगर ये बैंक का शेयर किसी तरह से 20 से 25 रुपए के बीच में अगर आता है, तो वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप इसमें से एग्जिट कर जाएं और किसी बड़े बैंक में, जैसे कि अभी सभी बैंक्स, एचडीएफसी बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक, सभी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप इसमें अटके हुए हैं तो 20 से 25 रुपए में तो डेफिनेटली मेरी पर्सनल ओपिनियन में निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो बाइंग प्राइस है वो कम है, अगर आपने एफपीओ में 12 रुपए के आसपास में लिया हुआ है, और अगर ये मंडे को इस रिजल्ट्स के वजह से थोड़ा सा 16-17 रुपए 18 रुपए पे भी आता है, तो भी आप इसमें से एग्जिट प्लान कर सकते हैं। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।